की बात किए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसकी बात की थे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने क्या कहा था, किसी भी सिस्टम की, याद होगा आपको जो लोग थे क्लास में या नहीं थे, यस कम इन आ जाइए क्लास में आ जाइए। हाँ तो क्लास चल रही नीट की, आइए आप क्लास में आइए, आज फर्स्ट डे है ना इनका, ठीक है मैम, ओके। आज अच्छा ऐसे कौन कौन लोग जिनका आज फर्स्ट डे है? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स हम 1-2 लेक्चर ले चुके हैं, फिर वही आप थे नहीं थर्मोडायनेमिक्स में, संडे को तुम भी गए थे? अच्छा आप लोग नहीं हुए, कोई बात नहीं, बैठ जाइए, आ जाइए। संडे को ये भी थे, संडे को ये थे। चलिए कोई बात नहीं, इधर थोड़ा ध्यान सुनिएगा, मैं बता रही हूँ। इधर केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था, आप जिस भी पार्ट पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ध्यान सुनिए, आप एक केमिस्ट्री लैब चले जाइए, आपको समझ आएगा। पहले तो सब शांति से बैठ जाएं। इधर आप जिस भी क्या कहते हैं पार्ट पे आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उस पार्ट को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम। उसके अलावा उसके चारों तरफ का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। ये सब बातें मैंने डिस्कस कर रखी, कर रखी ना डिस्कस। सब गायब थे संडे को, फिर वही वाली हालत। बेटा एक बार डिस्कशन हो चुका है, उस पर ग्रुप पे पड़ा, देख लेना जाकर के। नीट वाला करा देना, हम नीट वाला बेसिकली कवर हो जाए ना। हाँ बस ठीक है। इधर देखिए, ये आपका सिस्टम वो पार्ट होता है जिसपे आप क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो। ठीक, अगर आप केमिस्ट्री लैब में हो, आप कोई रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में करा रहे हो, तो टेस्ट ट्यूब आपका क्या है? सिस्टम। टेस्ट ट्यूब क्या है? सिस्टम। उसके अलावा जो बाहर की जितनी भी चीजें वो आपके लिए क्या है? सराउंडिंग। क्या है? सराउंडिंग। ये क्या है आपका? सराउंडिंग। अच्छा आप बताओ, अगर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी एक सिस्टम है, हम लोग क्या है? एक सिस्टम है। और जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है कि सिस्टम के चारों तरफ क्या है? सराउंडिंग, राइट। तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, जो चेंज हमको देखना है वो किसके किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। बेसिकली हम बात करेंगे सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? हम सिस्टम का अगर पता कर लें तो सराउंडिंग का अपने आप पता हो जाएगा। पूछो कैसे? अगर मैंने कहा, फिर वही सेम, देखो अगर इसने सिस्टम ने 10 जूल एनर्जी ली है, सिस्टम ने क्या लिया? 10 जूल एनर्जी अगर ली है, राइट, तो वो 10 जूल एनर्जी आने का चांस क्या होगा? सराउंडिंग ही होगी। अब वो भले आप हीट के फॉर्म में सप्लाई करिए, किसी भी फॉर्म में सप्लाई करिए, लेकिन आप दे कहां से रहे हो? सराउंडिंग से ही तो दे रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो जो भी आपको पढ़ना है वो एक्सचेंज इन्हीं दोनों के बीच में पढ़ना है। दूसरी बात मैंने आपको केमिस्ट्री में बताई थी, कुछ बातें आप नोट कर लीजिएगा। केमिस्ट्री के लिए मैंने बताया था, सिस्टम को ही देखा जाएगा अगर सिस्टम पर कार्य होगा, मतलब सिस्टम काम नहीं करना चाहिए। कौन काम करे? हम लोग सिस्टम पे काम करें। भाई आप केमिस्ट्री लैब में जब जाते हो तो रिएक्शन आप कराते हो ना, भले वो स्पॉन्टेनियस है, वो रिएक्शन अपने आप हो, लेकिन सोडियम, सल्फ्यूरिक एसिड ये सब तो आप ही मिलाते हो ना। तो आप कभी भी ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में जब हम सिस्टम पर काम करते हैं, किस पे? ये शब्द पकड़ना है बस। किस पे? ऑन द सिस्टम। कुछ भी ऐसा आ जाए, सिस्टम पर काम हो रहा है, ठीक है, तो हमेशा जो चेंज आएगा वो प्लस का आएगा। किसका आएगा? प्लस का। ये मैं डिस्कस कर चुकी हूं। जैसे मैंने कहा कि मैंने 10 जूल काम सिस्टम पर किया, मैंने 10 जूल काम कहाँ किया? सिस्टम पे, तो वो काम पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर यही सेम कहानी उल्टी हो जाए, बाय द सिस्टम, आप अब इतना तो समझ जाओगे ना पेपर देख के, ऑन द सिस्टम पर काम, और बाय द सिस्टम, जब काम कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। कभी भी ध्यान रखिएगा, जब बाय द वर्ड आ जाए या जनरली बाय द सिस्टम, इस केस में आपकी कहानी क्या होगी? हमेशा नेगेटिव। चलो मैंने कहा मैंने 10 जूल हीट सप्लाई करी सिस्टम को, अभी एग्जांपल मैं सिस्टम हूं, ओके, आप लोग सराउंडिंग है, ठीक है, बाहर बहुत गर्मी है, मैंने 10 जूल क्या ले लिया? एनर्जी, हीट ले ली। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, सीधे सीधे हीट के फॉर्म में मैंने ले लिया। ठीक, तो अब बताइए, मैं हीट को ले रही हूं ना, तो वो हीट क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम पर, सिस्टम के अंदर गया ना हीट। भैया यही कंफ्यूजन है, ध्यान सुनो, मैं सिस्टम हूं, मैंने सराउंडिंग से हीट ली है, दिया ना, तो पॉजिटिव ही तो हुआ। अब अगली बात, या आप लोगों ने कुछ काम मेरे ऊपर किया, बिल्कुल नहीं करते हो आप अपने ऊपर, तो काम नहीं करते हो, मेरे ऊपर तो क्या ही करोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मान लेती हूँ कि मैंने 2-4 काम दिया था, आप करके आ गए,
तो आपने कुछ मेरा दिया हुआ काम किया, मान लेते हैं एग्जाम्पल, तो वो काम भी पॉजिटिव होगा। क्या होगा? क्योंकि काम किस पे हो रहा है? सिस्टम पे। अगर यही सेम कहानी उल्टा, मैं सिस्टम हूं और मैं आप लोगों पे काम कर रही हूं, वैसे तो इस केस में ये सही नहीं बैठ रहा है कि नेगेटिव होगा, अंडरस्टैंड, लेकिन उस समय साइन हम क्या लेंगे? नेगेटिव। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम हीट रिलीज कर रहे हैं तो भी क्या लेंगे? नेगेटिव। आपने पढ़ा था दो टाइप की रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। कनेक्शन सीखिए, केमिस्ट्री आ जाएगी। नाम सुना है ना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट क्या होती थी? देनी पड़ती थी, एब्जॉर्ब। हम लोग सीधे एब्जॉर्ब बोल देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा एब्जॉर्ब करता है सिस्टम। कौन करता है? भाई टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन हो रही है, जब आप उसमें हीट सप्लाई कर रहे हो, किसमें सप्लाई कर रहे हो? टेस्ट ट्यूब में आप हीट सप्लाई कर रहे हो, राइट? तो वो हीट कौन ले रहा है? सिस्टम ही तो ले रहा है। इसीलिए एंडोथर्मिक के लिए अभी नहीं पढ़ाया आपने, बस मैं बता रही हूं। आप लिखते थे डेल्टा एच इज पॉजिटिव। क्या लिखते थे? याद आ रहा होगा, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज। अभी पढ़ाएंगे, अभी एंथैल्पी चेंज भी आ रहा है। ओके, आप क्या, बस इतना ध्यान रखो। बस एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। कुछ बात समझ में आई? क्यों? सिस्टम को एनर्जी दी जा रही है। किसको एनर्जी दी रही है? सिस्टम को। अगर मैं यही सेम बात करूं, दिस इज फॉर एंडोथर्मिक, किसके लिए? एंडोथर्मिक के लिए, अंडरस्टैंड। अगर यही सेम बात मैं कह दूं कि डेल्टा एच हमारा क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। यानी कि अब हीट निकल रही है। याद करिए, रिलीज होती थी हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती थी? रिलीज होती थी। तो कहां से रिलीज होगी? सिस्टम से रिलीज होगी। कहां जाएगी? सराउंडिंग में। इसीलिए इसको डेल्टा एच को क्या लिख देते हैं हम लोग? नेगेटिव। एंड दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक। किसके लिए? अभी रुक जाओ, अभी सब बताऊंगी। बस मैंने ये कहा कि अभी दिमाग में रखो, खाली पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बनाओ बस, और कुछ नहीं करना अभी। ओके, अब बात करते हैं बेसिकली हम लोग, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा सिस्टम सराउंडिंग। दूसरा मैंने बताया था ओपन सिस्टम, वैसे इस पे लेक्चर पड़ा हुआ है फोन पे, एक बार देख लीजिएगा। बहुत बेसिक ही बताया था, बहुत ज्यादा नहीं बताया था। ओके, एक बार देख लीजिएगा, हम पूछेंगे उस लेक्चर वालों में से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी नेक्स्ट टाइम। कल ही है वो, नेक्स्ट टाइम, अभी ज्यादा दूर नहीं है, एक हफ्ता नहीं है, कल ही है। कैसे? सैटरडे है। लेक्चर पढ़ चुका है, हमको मैसेज जा चुका है, तुम लोग देखा करो भैया, लेक्चर पढ़ चुका है। ठीक है, लेक्चर पढ़ा हुआ देख लीजिएगा। बाउंड्री पढ़ाई थी और वो पढ़ा था स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। आज हम क्वेश्चन कराने वाले थे इन सबका, लेकिन तब तक हमने कहा चलो 2-3 टॉपिक और करें। तब ये ध्यान रखिएगा, ये अभी हम पढ़ेंगे, एंथैल्पी अभी हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है। अब हम लोग बेसिकली बात करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसकी बात करते हैं? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो स्टेटमेंट सबने रट रखा है, स्टेटमेंट, इस बार स्टेटमेंट नहीं रखना है आपको, ठीक है? आपको सिर्फ समझना है कि कैसे क्वेश्चन आपको टैकल करके कैसे सॉल्यूशन लाना है, ठीक? तो सबसे पहला लॉ दिया है वो है जीरोथ लॉ। क्या है? जीरोथ लॉ। पहला लॉ नहीं है, मतलब फर्स्ट लेवल पे जो पढ़ा गया वो क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, जीरोथ लॉ क्या कहता है? ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिए। अगर कोई एक बॉडी ए है, ठीक, उसके साथ एक बॉडी बी रखी हुई है और एक बॉडी सी रखी हुई है, ध्यान सुनिएगा, ठीक? केस क्या है? इस बॉडी को इससे कनेक्ट किया गया, इसको इससे कनेक्ट किया गया। ओके, अभी क्या है, देखा क्या गया, ए की जो हीट है, ए की जो हीट है, मतलब मान लेते हैं ए की हीट 10 जूल मान लेते हैं, ठीक? तो बी की भी हीट क्या है? 10 जूल, ऐसा देखा गया। सिमिलरली दोनों इक्विलिब्रियम पे है, तो इसकी भी हीट क्या हो जाएगी? 10 जूल। सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ध्यान सुनिएगा, ए की हीट कितनी है? 10 जूल। बी की भी, बी को ए से टच किया गया, इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबरी रेट, जितना हीट इधर है उतनी हीट इधर भी, ध्यान रखिएगा। तो ये भी कितना है? 10 जूल, और ये भी कितना है? 10 जूल। अब आप मुझे देख के बताइए, क्या बी और सी आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं दिख रहे हैं आपको? अगर मैं कह दूं ए के साथ बी इक्विलिब्रियम में है और ए के साथ सी इक्विलिब्रियम में है, हीट के लिए या एनर्जी के लिए, तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि बी और सी ऑलरेडी क्या है? इक्विलिब्रियम पे। तो जीरोथ लॉ यही कहता है कि अगर किसी भी बॉडी का थर्मल इक्विलिब्रियम किसी दूसरे बॉडी के इक्वल है और ऐसे ही उसी का इक्विलिब्रियम किसी थर्ड बॉडी के क्या है? इक्वल है, देन अल्टीमेटली जो सेकेंड बॉडी होगी और थर्ड बॉडी होगी वो भी किसमें होंगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में। फिर से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, क्या कहता है? एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी, पहली बॉडी, ओके, किसी दूसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है हीट कंटेंट। क्या?
हीट कंटेंट किसी भी फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, बस हीट होना चाहिए, दैट्स इट। हीट कंटेंट के फॉर्म में एक बॉडी ये है, पहली बॉडी। पहली बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दिख रहा है ना। सिमिलरली सेम वही पहली ही बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ, अगर ये पहली बॉडी और ये दूसरी और ये तीसरी बॉडी, तो ध्यान से देखिए, ये पहली बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ कहाँ है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन अल्टीमेटली ये बात प्रूफ होती है कि सेकेंड और थर्ड भी किसमें होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। यही है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ बात समझ में आई? लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिख लीजिए, जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, पहचानने के लिए सफिशिएंट है, बट स्टिल लिख लीजिए। लिखिए, अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to zeroth law of thermodynamics, when a body मतलब ब्रैकेट में लिख लीजिए सिस्टम, आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। बॉडी का ब्रैकेट में क्या लीजिए, सिस्टम इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ एनी सेकेंड बॉडी and first body is also in thermal equilibrium with third body, then second and third body are definitely with thermal equilibrium। एकदम सीधी सी बात है, are definitely, सेकेंड एंड थर्ड की बात कर रहा है, सेकेंड एंड थर्ड बॉडी डेफिनेटली विद थर्मल इक्विलिब्रियम। एकदम ट्रूथ है भाई, सिंपल सी बात है। मेरे पास 100 जूल एनर्जी है, किसी और के पास 100 जूल है, सिमिलरली किसी थर्ड पर्सन, तो क्या होंगे, बराबर ही एनर्जी होगी, ठीक। ये आपका था जीरोथ लॉ, क्या था। अब बात करते हैं जीरोथ लॉ का थोड़ा सा एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक। सबसे पहले तो अभी आप जब और पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में थर्मोडायनामिक्स, आपको समझ आएगा। कैलोरीमेट्री एक शब्द होता है, शायद सुना भी होगा फिजिक्स में, कैलोरीमेट्री। उसका प्रिंसिपल ये होता है, हीट हमेशा हॉट टू कहाँ जाती है, कोल्ड बॉडी। हीट का ट्रांसफर हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, हॉट टू कोल्ड बॉडी। एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल, एक आदमी मान लेते हैं, एक आदमी ए और एक आदमी बी यहाँ बैठा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे हमने जला दिया एक चूल्हा आग सेकने के लिए, सही। तो इस चूल्हे की खासियत इतनी है कि जितना ये इसको एनर्जी देगा उतना ही इसको एनर्जी देगा ना। अब बात यहाँ ह्यूमन की है, तो ह्यूमन एनर्जी तो रेडिएट नहीं करते। अगर इसकी जगह कोई बॉडी होती तो वो एनर्जी रेडिएट करती। मान लो एग्जाम्पल, ये थोड़ा आदमी का ना लो, आदमी का गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ एक काम करो, यहाँ एक आयरन की रॉड रखो और एक यहाँ भी आयरन की रॉड रखो, तो जितना एनर्जी ये ले रही है उतना एनर्जी ये ले रहा है। अल्टीमेटली जब तुम चेक करोगे तो दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, बराबर ही तो हो जाएगी। दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, बराबर। तो बस आपको दिमाग लगाना है कि कैलोरीमेट्री में जितना हीट ट्रांसफर होगी उतना ही कोई बॉडी हीट गेन करेगी। जितना भाई मैं तुम्हें जितना पढ़ाऊंगी तुम उतना ही तो पढ़ोगे। हमारी बात हो रही पर्सनली, और तो सिस्टम अलग अलग हैं बहुत सारे, आप कहीं और से पढ़िए वो अलग बात है। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में जैसे मैं सिस्टम हूँ, मैं आपको जितना पढ़ाऊंगी आप उतना ही तो पढ़ोगे, सही। तो याद रखिएगा ध्यान से, कभी भी ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरोथ लॉ। अगला है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? देखो सिर्फ न्यूमेरिकल बेसिस पे बात करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, किसी भी बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो बराबर होती है किसके, हीट के और वर्क डन के। एनर्जी कंजर्व होती है। फर्स्ट लॉ मैंने संडे को थोड़ा सा डिस्कस किया था, मैंने कहा था एनर्जी लॉ यही है, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। बस क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इधर देखिए, एक आपके पास सिस्टम है,
ध्यान सुनिएगा, ठीक। इस सिस्टम के पास अपनी कुछ स्टोर्ड एनर्जी होगी। स्टोर्ड एनर्जी का मतलब ये हुआ, रुकिएगा ध्यान सुनिएगा, स्टोर्ड एनर्जी ही आपकी कहलाती है इंटरनल एनर्जी। क्या कहलाती है? इंटरनल। अब बात ये आती है कि ये स्टोर्ड एनर्जी कहाँ से आई, ठीक। तो ध्यान सुनिए, आप बैठे हैं ना, मैंने आपको बताया था, लेकिन आपके अंदर आप भी बने हैं मॉलिक्यूल और एटम के। किसके बने हैं? मॉलिक्यूल और एटम। तो साथ में क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है कि नहीं? उन इलेक्ट्रॉन का तो रोटेशन हो रहा है ना, बोलिए हो रहा है कि नहीं? वाइब्रेशन भी हो रहा है अपनी एक्सिस पे, क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट भी कर रहे हैं। हमें दिख रहा है कि आप बैठे हैं या हम बैठे हैं, हमें तो ये दिख रहा है कि हम क्या हैं? बैठे हैं, सही बात। लेकिन आपके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो वो वाइब्रेशन भी करते हैं, रोटेशन भी करते हैं, ट्रांसलेशन भी करते हैं। तो इन सभी एनर्जीज का जो सम होगा, और आपको भी पता है जहां मोशन होता है वहां पे जनरेट होती है काइनेटिक एनर्जी। वो आपकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो किसकी काइनेटिक एनर्जी है? उन पार्टिकल्स की। आप जिन इलेक्ट्रॉन्स के बने हैं उनकी वाइब्रेटरी एनर्जी और क्या कहते हैं, रोटेटरी एनर्जी, ट्रांसलेटरी एनर्जी, इन सभी एनर्जीज का सम ही क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी। इन रियलिटी में आपको ऐसा लगता है कि आप तो स्टैटिक बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बट मैंने फिर कहा आप नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, आप मेरी बात सुनिएगा, आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन आपके अंदर वो सब लोग काम, आपके ऑर्गन ही काम कर रहे हैं, पता है ना। अगर मैं एक आदमी की बात करूं तो आदमी भले काम वो रेस्टिंग पोजीशन में हो, लेकिन आपको पता है आप सोते तब भी आप सांस लेते हैं, आप सोते तब भी आपका डाइजेशन चलता है ना, बायोलॉजी है तो आप आसानी समझ सकते हैं, है ना। तो ये सब काम होता रहता है। तो इन सब से जनरेट होती है एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी। और वही एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। आई बात समझ में? इंटरनल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं किससे? यू से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? आपकी एनसीईआरटी में यू से दिखाया गया, ठीक है। तो ध्यान सुनिए, द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी possessed by the molecules of any body या any matter। मैं बहुत ज्यादा जल्दी बोल गई, लिखिए फटाक से, लिखिए इंटरनल एनर्जी लिखिए। द सम ऑफ all types of energy, the sum of all types of energies possessed by molecules of a matter is called its internal energy। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख लीजिए कौन कौन सी एनर्जी है। लिखिए रोटेटरी एनर्जी, बस आप लिख लीजिए, फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे और अच्छे से, थर्मो उसमें भी है। अब आप जानिए, पहला रोटेटरी, इन सबका क्वेश्चन आता है, मैं ये भी बता दूं। वाइब्रेटरी, रोटेशन हो रहा होगा तो रोटेटरी एनर्जी, ठीक है। वाइब्रेशन हो रहा है तो वाइब्रेटरी एनर्जी, और क्या होगा? ट्रांसलेशनल तो ट्रांसलेटरी एनर्जी। इन सब की वजह से स्पीड, और जहां स्पीड वहां पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक। जनरली हम क्या कहते हैं स्टैटिक स्टेट में कि इन सबका सम क्या है? जीरो है, बट नो, पूरी तरीके से ये बात गलत है। वहां पे जब आप पढ़िएगा तो आपकी टोटल एनर्जी आती है 3/2 RT, पढ़ लीजिएगा जा करके। अभी बता रही हूँ ये फिजिक्स की बात है, केमिस्ट्री की बिल्कुल बात नहीं है, बट ये फिजिक्स में आपको पता होना चाहिए। इन टोटल, इधर सुनिए, बॉडी के अंदर जितना भी टोटल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी का जो सम होता है वो इसके बराबर आता है। उसी में आपको पता होना चाहिए कितना वाइब्रेशनल है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कितना वाइब्रेटरी है, कितना ट्रांसलेटरी है और कितना रोटेटरी है। अब ये क्वेश्चन बता दी, कम से कम फिजिक्स का यही क्वेश्चन कल कराना, तो कुछ तुम्हारा काम हो जाएगा अगर कर पाना तो। सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि वहां पे भी थर्मो है ना, वहां पे देखो हीट है, पहले हीट के साथ थर्मोडायनेमिक्स है, और उसमें पूरा न्यूमेरिकल पार्ट चलता है, और यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट चलता है। चलेगा यहाँ भी न्यूमेरिकल, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम कभी भी जीरो नहीं कहेंगे। अब बात आती है, मान लो लेट सपोज दैट कि किसी की इंटरनल एनर्जी क्या जीरो पॉसिबल है?
आदमी की तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, सोचना भी मत। ह्यूमंस की तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वरना वही वाली कहावत है, ऊपर निकल लिए सीधे। अगर तुम्हारे इंटरनल एनर्जी खत्म तो बॉडी डेड, यही तो होता है ना। तो पहली बात मैंने फिर कहा, कभी आप जीरो नहीं सोचिएगा। कभी ऑप्शन में दिखे भी तो गलती से भी जीरो ना लगाना। इंटरनल एनर्जी कभी भी जीरो नहीं, ऐसा मान के चलो कुछ ना कुछ होगी, भले वो 0.00009% तो कुछ भी हो, मतलब कुछ ना कुछ होगी। अंडरस्टैंड? अब आ जाइए इधर। इंटरनल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? यू से। ठीक, हमने जो लोग संडे को थे उनको थोड़ा सा याद होगा, जो नहीं थे वो सुनिएगा। यहाँ पे हमने कहा था ये सिस्टम है, ठीक। इस सिस्टम को हमने स्टडी किया तो हमने देखा इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है, दैट इज इनिशियल इंटरनल एनर्जी। क्या है? इनिशियल इंटरनल एनर्जी, है ना। अब हमने क्या किया, इस सिस्टम पे थोड़ा सा हीट सप्लाई कर दी, या फिर साथ में क्या कर दिया, काम कर दिया। दो कहानी बनी, ध्यान सुनिएगा। इसकी इंटरनल एनर्जी थी पहले से ना, अभी ध्यान सुनिएगा। हमने कहा ना बाई ऑन वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, वरना गड़बड़ हो जाता क्वेश्चन। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हीट सप्लाई कर दिया। सही, हीट किधर जा रही है? सेंटर की तरफ, मतलब सिस्टम की तरफ ना। दूसरा, हमने सिस्टम पे क्या कर दिया, काम कर दिया। किया ना सिस्टम पे काम। आपको समझ आ रहा है बेटा? आप यहाँ आइए, यू, यस, यहाँ आइए आप, इधर आइए, आप इधर हो जाइए, थोड़ा सा साइड होइए, थोड़ा जगह दीजिए। ध्यान सुनिएगा, अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। इधर बड़ा दिक्कत है, इधर सुनिए। हमने कहा आपके पास आपकी बॉडी का ऑलरेडी कुछ इंटरनल एनर्जी है इस सिस्टम की, सही। उसको बोलेंगे इनिशियल इंटरनल एनर्जी। क्या बोलेंगे? अब दो ही कहानी बनती है। एक कहानी तो हम सीधे हीट सप्लाई कर दे या हीट निकाल दे ना, या फिर हम उस पे काम कर दें या उससे काम करा लें। दो ही कहानी बनती है ना, ठीक। तो देखा हमने, जब ये दोनों कहानी हुई तो देखा हमने इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया, और इंटरनल एनर्जी इसकी कुछ बची जिसको बोलते हैं यूएफ, फाइनल इंटरनल एनर्जी। क्या बोलेंगे? कुछ बात समझ में आई? चलो हम थोड़ा समझाते हैं। हम हैं, ठीक। अभी हम एनर्जी के फॉर्म में कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भले हम कर रहे हैं, हो रहा है ना, कुछ तो चेंज मेरे अंदर आएगा। खा पी के आराम से सोते अभी तो कुछ इंटरनल एनर्जी अलग लेवल की होती। अभी क्या है, यहाँ पे हम आए, खा पी के दुरुस्त होके तुरंत हमने यहाँ पे क्या किया, साउंड के फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। मैं काम भी कर रही हूँ ना। तो ये सिस्टम काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? बस कुल मिला के या तो हीट या तो काम, दो चीजें आपको नोटिस करना है। इन दोनों चीजों के कारण मेरी इंटरनल एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। एट सडन तो पड़ेगा, थोड़े टाइम के लिए। अभी हम यहाँ से जाएंगे, मरे मरे से हो जाएंगे एनर्जी नहीं बचेगी। और तुम लोग भी तो ये करते हो, आते हो तो थोड़ा एनर्जी रहती है, पढ़ते पढ़ते एनर्जी लगता है खत्म हो गई। खत्म थोड़ी ना होती, वो चेंज हुई है। तो पहले तुम्हारे पास कितनी इंटरनल एनर्जी थी, यू आई, अभी कितनी हो गई, फाइनल हो गई ना, चेंज आया, दैट्स इट। कम हुई ज्यादा हुई बात की बात है, ठीक। तो अब बताओ, इस इंटरनल एनर्जी को प्रभावित करने वाले सिर्फ दो कारक हैं, कौन कौन से? या तो हीट और या तो वर्क, सही। और जो चेंज भी आ रहा है, अगर हम दोनों को काउंट करें तो अगर हम चेंज निकालें इसका, तो यूएफ, सॉरी चेंज कैसे, डेल्टा यू इज इक्वल टू यूएफ माइनस यूआई। ये पढ़ा चुकी हूं मैं संडे को, सही। ये किसके कारण हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्यू और डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है? किसके बराबर? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम और रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, कुछ भी लिखिए, प्लस साथ में क्या, वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। मैं दोनों बातें बोल रही हूँ, चाहे बाई हो चाहे ऑन हो। ऐसा नहीं है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा जब काम होगा। चाहे काम करिए उसके ऊपर और चाहे काम कराइए, और साफ साफ बात है, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा जरूर। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कुछ और है नहीं। कभी भी किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए क्या होता है?
दैट इज द सम ऑफ टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द और ऑन द सिस्टम। आई बात समझ में कि नहीं? अच्छा, अब बात सही भी है। आप देखो, जो इसकी एनर्जी चेंज आ रही है वो कहीं ना कहीं एनर्जी के ही फॉर्म में चेंज आ रही है, या तो बाहर गई एनर्जी या तो अंदर आई एनर्जी। बात तो हो रही है ना? तो एनर्जी कहीं भी खत्म नहीं हुई है। एनर्जी क्या हुई है? सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह भेज दी गई है, ट्रांसफर हुई है ना। एनर्जी क्या हुई है? एक जगह से दूसरी जगह केवल ट्रांसफर हुई है। तो यही कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना कभी आप एनर्जी बना सकते हैं, ना कभी एनर्जी बिगाड़ सकते हैं। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। और ये बात मैंने प्रूव भी किया था आपके अकॉर्डिंग। मैंने मशीन की जब बात की थी फिजिक्स में, चलो छोड़ दो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैंने एक शब्द बोला था इफिशियंसी, क्षमता, बताया था ना। मैंने कहा था किसी की भी अगर आइडियल को छोड़ दे केस, तो किसी की इफिशियंसी 100% नहीं होती है। याद आया? अगर मैं सोचूं कि मैं 100% काम करूंगी, पॉसिबल ही नहीं है। मैं करूंगी 90%, तो तुम करोगे 70%। तो एक बार पढ़ने से कंफर्म। और हम अभी बता दें, तुम्हारी जो एफिशिएंसी है वो 30% से ऊपर नहीं है। एक बार में तुम 30% से ज्यादा गेन नहीं करते हो। अब ये सोचो कि ये सब आपको कैसे पता है, कैसे आप बता देती हैं? एक नहीं 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 नहीं, हमें छोड़ दो। एक वो होता है साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, बीएड कराया जाता है ना, बीएड नाम सुना है? उसमें ये सब क्वेश्चन आते हैं कि जब कोई भी स्टूडेंट पहली बार पढ़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 30% या 40% चीजों को गेन करता है। आप एक बार पढ़ने के बाद कभी भी ज्ञाता नहीं बन सकते। आप और सुनिए, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आप केवल 10% ही चीजें पढ़ा पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ आप 10 बार रिवीजन करिए। आप 10 बार रिवीजन करिए और 10 बार क्वेश्चन लगा जाइए। 100% कन्वर्ट ना हो जाए तो कहिए। यही एक तरीका है एफिशिएंसी बढ़ाने का। और मैंने फिर कहा तुम एक दिन पूरे दिन पढ़ लो, 10 दिन ना पढ़ो, नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सब वेस्ट है। तो इधर आइए, कुल मिला के इफिशियंसी वाला कॉन्सेप्ट अब इस पे थोड़ा सा बेस्ड है आपका रेफ्रिजरेटर और कैरनॉट इंजन, जो कि आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे। ठीक, केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। कैरनॉट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों इसी पे काम करते हैं, इसी तरह से काम करते हैं। तो याद रखिएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड प्लस टोटल वर्क डन ऑफ द सिस्टम। ऑफ द सिस्टम बोल देते हैं, चाहे बाई है चाहे ऑन है। आई बात समझ में? अब यहां से बनता है क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहला ध्यान सुनिएगा, आपको दो चीजें फिर मैंने बता दिया। बाई ऑन साइन में तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना आपको, कि होगी? किसी को साइन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माइनस साइन कब लेना है? जब सिस्टम के अगेंस्ट काम होगा, मतलब सिस्टम काम करेगा तो अगेंस्ट ही तो हुआ, और जब सिस्टम पे काम होगा पॉजिटिव लेना है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, फटाक से लिखिए। लिखिए, an ideal gas expand, an ideal gas expand 1 liter to 10 liter, 1 liter to 10 liter at a pressure of 1 atm, at a pressure of 1 atm, at a pressure of 1 atm, and heat released by the system, heat released by system is 450 joule, released 450 ना करो, 4 जूल करो, चेंज करना पड़ेगा, 4 जूल। ठीक है, 4 जूल। हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज 4 जूल। ओके, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बताइए, किसी को आता हो तो बताइए। आपकी कहानी दी हुई है कि एक आइडियल गैस है ना,
उसको एक्सपैंड किया गया है। क्या किया गया है? पहले वो कितना थी? 1 लीटर में ही फैली थी, ध्यान सुनिएगा। बाद में क्या किया गया? एक्सपैंड करके इसको 10 लीटर तक पहुंचा दिया गया, एक्सपैंड करके, बस। ठीक है, आगे आंसर। साथ में इन्होंने कहा जो हीट है, क्यू, हीट क्या हो रहा है सिस्टम से? रिलीज हो रहा है। ध्यान से सुनिए, हीट क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। अभी मैंने कहा था रिलीज होगा तो हम साइन क्या लेंगे? माइनस। भाई सिस्टम ही तो रिलीज कर रहा है ना हीट, तो क्या लेंगे? माइनस। अच्छा, अगली बात, यहाँ पे कुछ एक कहानी और दी, प्रेशर। क्या दिया है? प्रेशर। प्रेशर दिया आपका 1 atm। कितना दिया है? तो अब थोड़ा सा फिर वही कहानी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर डेल्टा वी। अभी रुक जाइए, अभी मैं पढ़ाऊंगी ये, इसके लिए कोई परेशान नहीं होगा। ठीक, केमिस्ट्री वाला पोर्शन मैं पढ़ाऊंगी। ठीक, वैसे ये फिजिक्स में भी है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या कहलाता है? वर्क डन। ये बात सबको आती है कि नहीं? कि बस वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रट के बैठे हो। एक ये भी होता ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, रट के बैठ गए, काम खत्म, वो उतना आता है वर्क डन। इधर देखिए, प्रेशर कितना है बेटा? एक ही तो है, 1 atm है कि नहीं? आप यहाँ atm लिखे रहिए। साथ में देखिए डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब चेंज। चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। कभी भी चेंज, अभी उसको नहीं लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, अभी क्या करेंगे हम लोग? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या आ रहा है फाइनल माइनस इनिशियल? बताइए। 10 माइनस 1 कितना हो गया? ये 9 atm। कितना आ गया? 9 atm लीटर। 9 atm लीटर आ गया ना? आप पढ़िएगा, यही आपका जूल के बराबर होता है, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। एटीएम लीटर किसके बराबर होता है? जूल के। कोई बात नहीं, आप बस इतना ध्यान रखो फॉर्मूले पे। ठीक, 9 आ गया। अब हमको पता है चेंज निकालना क्या है? डेल्टा यू। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू प्लस। अच्छा, केमिस्ट्री में वर्क डन मैंने क्या बताया था अभी? क्या लेते हैं हम लोग? नेगेटिव, क्योंकि जब आप केमिस्ट्री का फॉर्मूला पढ़ते हो तो यहाँ पे माइनस लगा होता है। क्या लगा होता है? बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना बस। ठीक, आप इसको उठाइए, कितना हो गया ये? तो -9 आ गया। आ गया ना -9? क्यों कितना दिया था? माइनस का 4 दिया था ना? अभी देख लो भैया, पढ़ो। हीट रिलीज बाय द सिस्टम 4 दिया था ना, 4 जूल। ओके, ये माइनस कितना आ गया आंसर? -13 जूल। कितना आया? -13 जूल। ये सुनिए, ये वर्क डन अभी हम पढ़ाएंगे आपको। हमने बस एक क्वेश्चन ऐसा दिया जो इस पे अप्लाई होता है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी गलती का कारण, एक तो साइन था, दूसरा कारण है आपका यूनिट। यूनिट बहुत बड़ा कारण है। आपको पता है, अगर यही सेम कहानी होती, यही सेम क्वेश्चन होता और ये कह देता 1 बार, आप लोग की गलती ही है ये, मुझे पता है। देखिए ध्यान से, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटीएम भी होती है, पास्कल भी होती है और बार भी होती है। कि आप जब देखिएगा थर्मोडायनेमिक्स तो आपको यही मिलेगा, एटीएम और बार। ठीक, ज्यादा आप देखो, थोड़ा दिमाग लगा लो कि अगर कहीं बार पर लीटर आ रहा है, मतलब बार और लीटर आ रहा है साथ में, हम सीधे बताते हैं क्या बोल रहे हैं। बार लीटर लास्ट में निकल के आए तो लास्ट में इस पूरे की वैल्यू होती है 100 जूल। कितनी होती है? 100 जूल। अब ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा करने में। सोच के देखो इधर, अगर यही सेम क्वेश्चन होता, एक एग्जांपल, और आंसर आता, देखो 9 बार लीटर आता ना, तो अब ये 9 नहीं बचा, आंसर क्या हो गया? 9 इंटू बार लीटर की वैल्यू क्या है? 100 जूल। ये लिख सकते हो ना? आंसर क्या आ गया सीधे? 900 जूल। वो माइनस का आता, वो बात की बात है, बट आता। तो थोड़ा सा ये सब ट्रिक्स, मतलब ये सब करोगे तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इन सब में। ये सब जो चीजें हैं, इसको बैठ के थोड़ा अलग से दिमाग लगा जाता है। आप सुनिए, इधर आइए, ये ध्यान रखिएगा बस, फॉर्मूला, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप केवल आज फॉर्मूला ध्यान रखिए। क्या होगा फॉर्मूला? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क ऑफ द सिस्टम। बस, ठीक, ध्यान रहेगा ना सबको?
अब आइए, अब हम लोग निकालेंगे किसी भी सिस्टम के वर्क। बहुत सारे सिस्टम हमको पढ़ने हैं और क्या पढ़ना साथ में, उसका वर्क। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ध्यान सुनिए, कुछ प्रोसेसेस हैं और उनका काम। आइसोथर्मल, इसको प्रोसेस बोला जाता है। बेटा जरा वहां से कह दो किसी से पानी दे दे। प्रोसेस पहला क्या है, आइसोथर्मल। दूसरा एडियाबैटिक, कोई परेशान नहीं होगा, ठीक, बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है इन सबको सुन के। तीसरा आइसोकोरिक। चौथा आइसोबेरिक। और पांचवा तुम्हारे में है या नहीं है, फिजिक्स की पार्ट है, साइक्लिक। साइक्लिक ध्यान रखिएगा, ठीक। ये कितने प्रोसेस हो गए, 5। इन पांचों प्रोसेस की प्रॉपर डिफिनेशन है, पांचों के प्रॉपर वर्क डन है और पांचों की अपनी अपनी कहानी है, ठीक। सबकी जैसे तुम लोग की अपनी अपनी कहानी, वैसे इनकी भी अपनी कहानी। सबसे पहले इधर आइए, क्या हुआ है कि क्या हुआ, सब कहाँ, ये सब भाग भागती है इधर उधर, क्या हो गया, वो लड़की कहाँ चली गई। सही है, इधर देखिए, मेरी बात सुनिए। आपके पास एक सिस्टम है, ठीक। इस सिस्टम का हमने क्या देखा, इसका टेम्परेचर शुरुआत में भी T था, ठीक है। बाद में हमने काम किया या नहीं किया, जो भी किया, कुछ भी किया, हमने देखा इसका टेम्परेचर T ही रह गया। क्या रह गया, कहने का मतलब ऐसा सिस्टम जिसका टेम्परेचर फिक्स हो या कांस्टेंट हो। आई बात समझ में। आइसो मतलब सेम और थर्मल मतलब टेम्परेचर। आई बात समझ में, जिसका टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे, बस और कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा लिखा है ना, टी कांस्टेंट है, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी 0, टी आपका कांस्टेंट, डेल्टा टी 0 और डेल्टा टी, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल सेम ही तो है, पक्का। एक यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा ए 0 के पास है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट डेल्टा ए। फिजिक्स कौन पढ़ाता है, पूछेंगे हम सर से, तुम्हारे सामने यही क्वेश्चन पूछेंगे हम फिर। एक यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन क्या होता है, एक बार पढ़ के आना, कल फिर पूछेंगे यही, हम बताएंगे। वो आप लोग भी करिए, हम क्यों बताएं सब कुछ, हम बता रहे हैं सही कि गलत। ये तो इसी में बेचारा परेशान रहता है। मेरी बात सुनो, यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट हो जाएगा, जब v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। कौन है, कहाँ से पढ़ते हो, कैसे, अगर v चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया, देखोगे, इसीलिए कहते चेक करना। जब मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ तो इसका मतलब तुम उठाओगे तो तुम एक टॉपिक तो इसी बहाने पढ़ लोगे, मेरा मोटिव ये रहता है पूछ के छोड़ने का। अब यहाँ बता दिया, खत्म, तुमने सुन लिया, एक्सेलरेशन 0 खत्म हो गया। वो ठीक है, वो याद रहना अलग बात है, बट मेरे बोलने से आप एक टॉपिक पढ़ेंगे जाके, ये आपका फायदा है, बस यही कारण है क्वेश्चन देने का, और कोई खास रीजन नहीं है। वरना हम तुम्हारा ज्ञान चेक करने थोड़ी ना यहाँ बैठे। इधर आओ, यहाँ पे डेल्टा टी क्या होगा, 0, सही। डेल्टा टी अगर 0 हो गया तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है, चलो अभी छोड़ दो, तो अच्छा इंटरनल एनर्जी भी 0। सोचो, अंदर किसी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब उसके ऊपर हीट का असर नहीं पड़ रहा है ना। मेरा टेम्परेचर, और ह्यूमन बॉडी सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ना, बुखार ना आए तो बॉडी का हीट क्या रहता है, टेम्परेचर फिक्स रहता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ना। चलो ये सही निकला, फ़ारेनहाइट सही निकला, चलो ठीक है, इतना ध्यान रखना। यानी आपका इंटरनल एनर्जी क्या होगी इसमें,
इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। तुम लोग को इसीलिए फंसाते हैं क्योंकि आधे शब्द तुम लोग गलत गलत बोल जाते हो। बहुत कंफ्यूजन है पढ़ाई में, बस सुनो ध्यान से। इधर भैया डेल्टा यू जीरो है ना, जब टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो क्या किसी की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी? मेरा ऑलरेडी टेम्परेचर जितना था उतना ही है, तो मेरा इंटरनल एनर्जी भी क्या है, इसका मतलब उतनी ही है। तो चेंज जीरो। चेंज क्या होगा? दो शब्द है, चेंज और अलग। एक कांस्टेंट रहेगा तो चेंज क्या आएगा? जीरो। लिख लेना, यहाँ पे यू क्या है? कांस्टेंट। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो। क्वेश्चन ऐसे ही तो फंसाता है ना नीट में। इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। तो ये बताइए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सही? अगर ये जीरो हो गया, ये क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी क्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा? माइनस डब्ल्यू। ये पहला ऐसा केस है जिसमें जितना आप हीट सप्लाई करोगे सिस्टम उसके अगेंस्ट उतना काम कर देगा, तभी तो यू सेम है। फिर से सुनो, हम क्यू पॉजिटिव लिया है ना हमने अभी, क्यू क्या लिया है? पॉजिटिव। अब मान लो क्यू पॉजिटिव का मतलब यही हुआ कि हमने सिस्टम को 10 जूल क्या दे दिया? हीट दे दी, हीट दे दी। अब माइनस डब्ल्यू का क्या है? दोनों बराबर है, इसका मतलब उतना ही वो काम कर दे रहा है बाहर की तरफ, तो माइनस डब्ल्यू काम कर दे रहा है। अब भैया 10 जूल दिया और 10 जूल का काम हो गया, तो क्या कोई चेंज आया? नहीं आया। ये क्वेश्चन, ये सारे पॉइंट नोट करिए, ये सारे क्वेश्चन है, सारे नीट के क्वेश्चन है, लाइन से लिख लीजिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट, U कांस्टेंट, T कांस्टेंट, U कांस्टेंट और डेल्टा T जीरो और डेल्टा U, ये डेल्टा का मतलब समझ आ रहा है ना? चेंज। कोई ऐसा तो नहीं ना समझ आ रहा हो। और एक चीज हमने पिछले लेक्चर में बताया था भैया, जिसको डाउट हो अभी होना चाहिए, तुरंत सडन डाउट होना चाहिए। ये नहीं कल जब हम सुनने लगे मैम हमें कल समझ ही नहीं आया था, हमको ये बात मत बताना क्योंकि ये मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ। आप अभी एट इंस्टेंट आप डाउट पूछ लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन है हम बता देंगे। कल जब मेरी बारी आएगी ना सुनने वाली, तब जैसे कोई कहा समझ में मारेंगे घुमा सही हो जाएगा, बस अब आ जाएगा तुरंत। सही बता रहे हैं मतलब अभी पढ़ने का मौका दिया तब पढ़ेंगे नहीं, तुरंत डाउट हो तो बताइएगा, ठीक? आ जाइए इधर। अगला है एडियाबैटिक प्रोसेस, ये लिख लिया ना सबने? डेल्टा यू का मतलब क्या है बेटा? स्टैंड अप। आप बहुत स्वीट बोल रहे हो, थोड़ा तेज बोलो, मेरी तरह बोलो, खतरनाक आवाज। डेल्टा यू क्या बता रहा है? डेल्टा यू जो जीरो आया है ये है क्या डेल्टा यू? हाँ बेटा थोड़ा डरो नहीं, पहले दिन सोच रही मेरी पहली क्लास है, पहले दिन मुझे एकदम बेइज्जती कर रही है। स्टूडेंट के पास इज्जत होती नहीं है, ये बात पहले ध्यान रखेंगे। बताइए। हाँ हाँ, तो डेल्टा यू को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये तो समझिए ना, वरना क्वेश्चन में तो स्टेटमेंट लिखा रहेगा तो आप फंस जाएंगी। बैठ जाइए, परेशान नहीं हुई, बैठ जाइए इधर। भैया सबका सिंबल का मतलब याद हो, हम पूछ लेंगे किसी से भी। अभी वो एक दिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कुछ मास वास पूछे थे, याद है मुझे अभी भी, पता नहीं कौन था वो, कहाँ था अभी भी मुझे किसी का रियल नेम नहीं याद है, जो भी था पता नहीं। चलो छोड़ो था। अच्छा बात खत्म करो, इधर आओ। एडियाबैटिक में सुनो ध्यान से, आपका जो हीट होता है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। हीट क्या रहता है? कांस्टेंट। मतलब जितना हीट है उतनी ही रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो चेंज क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान सुनो, चेंज क्या होगा? जीरो। क्लियर? डन? चलिए, तो डेल्टा यू, क्यू तो हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं, जब क्यू में चेंज नहीं आएगा, सप्लाई नहीं होगा, तो यू किसके बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू के। ये पॉइंट लिखते जाइए। फिर से सुनो, क्यू आपका कांस्टेंट है, हीट
हाँ एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक में यही होता ही है इसका नाम। अब सुनिए, तो चेंज इन क्यू, हीट चेंज क्या होगा, जीरो ही तो होगा भाई। किसी सिस्टम की हीट क्या है, कांस्टेंट है, हम बाहर से सप्लाई नहीं कर रहे हैं। हाँ तो वही तो, क्या कांस्टेंट रहेगा, ध्यान सुनो, इधर टेम्परेचर कांस्टेंट है और इधर हीट, शब्द तो बदले ना। कह रहे ये बोल रहा है इसमें भी कांस्टेंट है, सुनो कांस्टेंट है लेकिन अलग अलग चीजें कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर ना और इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, हीट। क्यों, पूरा कहानी हम बता गए कि हीट और एनर्जी, इंटरनल एनर्जी अंदर की एनर्जी होती है, याद आया किसमें, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हीट, और हीट क्या है, अमाउंट ऑफ सब, ये जो भी चीजें आप सप्लाई करो फॉर एनर्जी। अभी तुम लोग का ये बात समझ आई, सबको टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस ही नहीं पता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ओरिजिनेट हुआ, उसने बोला तो एक क्वेश्चन ओरिजिनेट हुआ। बेटा आप स्टैंड अप, यू, टेम्परेचर और हीट में अंतर इनको नहीं पता, तुम्हें बताना है क्या होता है, बताइए। हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर होता है, कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। अरे यार ये तो एक तो छोटा बच्चा बता देगा 5th क्लास का। हाँ बात तो सही है, केल्विन में नापा जाता है। और ठीक है, आप बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। इधर सुनो ध्यान से, किसी भी सिस्टम का जो हीट कंटेंट होता है, अमाउंट, वो एनर्जी जो होती है वो हीट होती है, या हीट के फॉर्म में मेजर करते हैं। आई बात समझ में। और टेम्परेचर होता है उसकी डिग्री को मेजर करना। टेम्परेचर और हीट बिल्कुल अलग है, ये ना सोचना। तुम्हें क्या लग रहा है कि हीट बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जरूरी नहीं है ये। हर एक समय ये बात जरूरी नहीं होती, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया तुमने छोटी सी बात के लिए। ये बताइए पहले, यहाँ पे और किसी को हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस लगता है कि नहीं, कंफ्यूजन है। हीट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट क्या है, और उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप जिस चीज से मेजर करते हो, जिस डिग्री से मेजर करते हो, वो क्या है, टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। क्लास 6-7 की एनसीईआरटी में लिखा हुआ डिफिनेशन, पढ़ा होगा सबने, पता नहीं पढ़ा कि नहीं, अब पढ़ा, मुझे पता चल गया। चलो इधर आओ, यहाँ पे क्या कांस्टेंट था और यहाँ पे, अब आया डिफरेंस, समझो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक। वही वाली बात है, एक नीट और जेईई टीचर से एक है भी कि टेम्परेचर और हीट में क्या अंतर होता है, वो उतना ही बताएगा जितना उसे लगता है अंतर बताने लायक है, वरना कोई खास अंतर है नहीं। देखा है तो सही बात है बस, लेकिन हाँ जहाँ यूनिट बदल गई वहाँ क्वांटिटी बदल गई। और ये बात सच है, टेम्परेचर को हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेल्सियस डिग्री या केल्विन या फ़ारेनहाइट, और एनर्जी और हीट हमेशा किस में मेजर होती है, जूल में। तो अंतर तो है ही, यूनिट ही बदली हुई पड़ी है। अब बात समझ में आ रही है, तो थोड़ा सा समझो पहले। जब हीट कांस्टेंट हो, यानी चेंज इन हीट क्या हो, जीरो हो, तो ना हम सिस्टम को हीट देंगे ना सिस्टम से हीट लेंगे, सही। उस केस में आपको पता है, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो ये क्यू क्या हो गया, जीरो। चेंज जीरो हुआ कि नहीं, ना दे रहे हैं ना ले रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी चेंज किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर। ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया, नोट करिए फटाक से। अब आप लोग स्टेटमेंट में लिखिए पहले, हीट कंटेंट कांस्टेंट, ऐसे लिखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस। नहीं तो आप लोग सिंबल के फॉर्म में अभी सिंबल ही सिंबल उड़ाएंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें लिखिए हीट कंटेंट इज कांस्टेंट, हीट कंटेंट इज कांस्टेंट। और सब कुछ सिस्टम की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हीट कंटेंट इज कांस्टेंट, सही। दूसरी बात, चेंज इन हीट जीरो, लिखिए स्टेटमेंट ही लिखिएगा, चेंज इन हीट जीरो, चेंज इन हीट जीरो, ओके। अगली बात, अब नीचे लिख लीजिए, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। यहाँ पे लिखिए ये इक्वेशन पहले,
लिखिए फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये इक्वेशन लिखिए, उसी में एडियाबैटिक में लिखिए, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे नीचे मेंशन कर लीजिए, क्यू जो है वो क्या है, हीट चेंज। पहले लिख लीजिए क्यू क्या है, हीट चेंज। फटाक से लिखिए, क्यू इज हीट चेंज। ओके, अब सुनिए इधर जिसको डाउट था, अब बताइए, अभी मैंने लिखाया एडियाबैटिक प्रोसेस में कि हीट चेंज क्या होगा, जीरो। हीट चेंज क्या होगा, तो आप एक काम करिए, लिखिए डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो प्लस डब्ल्यू। लिखिए, डेराइव करिए पहले, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो प्लस डब्ल्यू। लिखते जाइए, जीरो प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू सीधे डब्ल्यू। डेल्टा यू किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू के बराबर। अब ये भी लिख लीजिएगा, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। वर्क डन आई बात समझ में अभी? क्या कह रहे हो बेटा? इंटरनल एनर्जी कहाँ से काम करने लगेगी भैया? इंटरनल एनर्जी तो आपकी ऑलरेडी वो एनर्जी थी, ठीक है? पहले ध्यान सुनना, ध्यान सुनो मेरी बात। यहाँ पे कहानी ये आ गई है कि जब हमने इक्वेशन यही पढ़ा कि इधर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इधर सुनिए पहले, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी बराबर होती है हीट चेंज के और जितना काम होता है उसके, यही होती है। अब सिस्टम एक ऐसा है जहाँ पे कोई हीट चेंज हो ही नहीं रहा है, कोई भी हीट चेंज हो ही नहीं रहा है, तो अल्टीमेटली उसकी इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? काम पे ही तो डिपेंड करेगी ना। थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचिए कि जहाँ पे हीट ही नहीं, ना हीट दे रहे हैं ना हीट ले रहे हैं, तो काम सिर्फ किस पे, मतलब जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी? काम पे ही ना। अब आप जितना काम करेंगे उतना इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, या सिस्टम पे काम होगा तो उधर कहानी चेंज होगी। जैसा भी होगा, आप जितना काम करेंगे उतना ही इंटरनल एनर्जी पे क्या होगा, चेंज आएगा। ये एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक। नेक्स्ट आप लोग डालिए आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में V कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। अब मैं लिख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लिखना चाहिए, मैं सिंबल्स का यूज है तो लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो। वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, ओके? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम, लिख ही दे रही हूँ मैं। चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। सही, बोलिए। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल बोला जाता है, ठीक है? एक्सटर्नल प्रेशर जो हम लगाते हैं, और चेंज इन वॉल्यूम। आप यहाँ से देखिए डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पी, हम पूरा लिख देंगे अब, इनटू जीरो। सही, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू, आ गया ना? अगर किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई करते तो जीरो आता है ना। ये बताइए आप, अगर आपके इधर, आपको क्या नाम है, अगर आपकी पावर जीरो करेंगे तो क्या नंबर आएगा? यही सब तुम लोग को ले डूबेगा। तुम सही बता रहे हो, एक वो कह रही है जीरो, यही सब तो गड़बड़ाएगा। ये क्लियर है? पहले मेरी बात सुन लिया करो। इधर आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, फिक्स है वॉल्यूम, हम कुछ भी कर ले वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, दैट्स इट, ठीक। अब सुनिए, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो। काम का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, अभी तो यूज किया था, अभी बताएंगे। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा वी, बताया था कि नहीं बताया था? पी एक्सटर्नल मतलब बाहरी प्रेशर, वो अभी एक क्वेश्चन कराया था, उसमें उसने बोला था एक बार क्या लगाया है, प्रेशर, एक एटीएम क्या लगाया है, प्रेशर, अभी कराया था कि नहीं? तो वही प्रेशर है ये। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से,
अप्लाई किया गया है। और डेल्टा V क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। आप उठाइए W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू 0, क्या आ गया आंसर? 0। वर्क डन क्या आया? 0। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, यही तो है, बोलिए। यहां से एक बात क्लियर है, W हमारा क्या हो गया? 0, तो डेल्टा U। अब यानी कि जितना हीट एक्सचेंज होगी उतना इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा? चेंज आएगा। अगर हम 10 जूल एनर्जी क्या कर रहे हैं? हीट निकाल रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी कितना बदलेगी? 10 जूल। अगर 10 जूल सप्लाई कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ेगी? 10 जूल। सीधी सी बात है, हीट कंटेंट पे डिपेंड करता है। ओके, बोलिए, इतने में किसी को दिक्कत है? यहां से बनता है क्वेश्चन, अभी बता रही हूँ कौन सा, पहले ये नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। आइसोकोरिक, ये सारा का सारा हम केवल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करवा रहे हैं बस। अभी न्यूमेरिकल देखिएगा कैसे बनते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो आपकी किताब में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। ध्यान सुनिएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक नहीं बोला है उसने, जैसे उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि आइसोकोरिक प्रोसेस, उसने बोला है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। अंग्रेजी और स्टेटमेंट की आप समझ बढ़ाइए, आपके अंदर स्टेटमेंट की समझ बहुत जीरो है, मैं जितना नोटिस की हूँ। आपको जब मैं वो बात बोलती हूँ तो समझ आती है, वही बात जब किताब में पढ़नी पड़ती है आप फंस जाते हैं। और इसका सिर्फ और रीजन यही है कि आप पढ़ते नहीं हैं, आप रीडिंग नहीं करते। आप रीडिंग करिए। तो सुनिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन द इट्स इंटरनल एनर्जी। सही बात है? यही लिख के नीचे एक पॉइंट, ये सीधे पूछा गया क्वेश्चन है, लिखिए। एट कांस्टेंट वॉल्यूम at constant volume heat supplied to the system is equal to its इंटरनल एनर्जी चेंज। ओके, सबको ये बात दिख रही ना? नहीं समझ आ रहा क्या? इधर इसको बड़ा डाउट, इधर देखो, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो है, काम यहाँ 0 हो गया। काम 0 तो क्यू बराबर हुआ, जितना ये क्यू है उतना ही क्या है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हम 10 जूल ये हीट दे रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी कितना बदलेगी? 10 जूल। अगर हम 20 जूल दे रहे हैं तो 20 जूल। अगर 30 जूल दे रहे हैं तो 30 जूल। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा थोड़ा सा, और कुछ लोगों की मैथ्स महा मैथ्स है, उन लोग की मैथ्स, तो मैथ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट बनाइए, इसलिए सब उड़ रहा है। ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके बाद कौन सा लिखा है जरा बताइएगा? आइसोबैरिक प्रोसेस। पी क्या हो जाए? कोई मतलब नहीं है, पी कांस्टेंट है तो पी होना चाहिए, पी है, दैट्स इट। यहाँ पे कुछ नहीं, पूरा इक्वेशन लगेगा। तो वर्क डन सेम, पी डेल्टा वी, बस वो कांस्टेंट है। पी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का मतलब कितने लोग समझते हैं? कांस्टेंट का मतलब फिक्स, बदलेगा नहीं। कांस्टेंट का मतलब क्या है? फिक्स, बदलेगा नहीं। तो है तो ना प्रेशर, भले वो कांस्टेंट है तो क्या हुआ, है कि नहीं है? और कहीं हीट, कुछ ना कुछ हीट भी होगी, क्योंकि हीट की भी तो बात नहीं कर रहा है ये भाई। प्रेशर का हीट से कोई खास लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा? दिस क्यू प्लस
क्या लिखोगे? माइनस पी डेल्टा वी। आप ऐसे ही लिखोगे सीधे, लिखिए, सॉरी यू, इसमें कोई चेंज नहीं, एकदम वैसे ही अप्लाई होगा। हो गया? प्रेशर कांस्टेंट है, फिक्स है, वर्क डन क्या होगा? पी डेल्टा वी रहेगा ही रहेगा कुछ ना कुछ, क्यू भी कुछ ना कुछ रहेगा सिस्टम में, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी वैसे ही लिखा जाएगा। ये हो गया आपको आइसोबैरिक। नेक्स्ट है आपका साइक्लिक प्रोसेस, थोड़ा सा जान लीजिए, कोई खास, हाँ बताओ। अभी मैंने सिर्फ वहां मैंने ब्रैकेट में इसलिए नेगेटिव लिख दिया, ऑन द बाई द, और कोई खास चीज नहीं था। इधर आ गए, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इधर ये बात तो मैं बता चुकी हूँ ना कि बाई ऑन, ये ध्यान रखना है माइनस प्लस वाला, उसमें आप दिमाग में लगाओ। इधर आओ, अगली बात है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ही क्या है? घूम फिर के वहीं पे खत्म हो जाए चीजें, घूम फिर के क्या हो जाए, वहीं पे आ जाइए आप शुरुआत में भी यही था सिस्टम, कहानी, जो भी एनर्जी थी और घूम करके वापस भी क्या, सेम एनर्जी आ गई ना। अब मुझे ये बताइए, आपको पता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो, सही। और आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर ये जीरो तो वर्क भी जीरो। कहने का मतलब अगर कहीं पे साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, अब तुम लोग सोचो कितना आसान है, ये तो बहुत आसान है, घूम करके आए जीरो हो गया, ऐसा नहीं होता है। तुमको ऐसे ऐसे ग्राफ बना के देता है जिसमें वो इन्वॉल्व करता है एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, समझ रहे हो, 3-4 प्रोसेस को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है और घूम करके वहीं आ जाता है। अगर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन होंगे, आपने किया होगा, तो देखो पी और बी का ये ग्राफ होता था, ठीक, ऐसे बनाता था, ये फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब यहाँ पे P1 V1, यहाँ पे P2 V2, नहीं P2 नहीं, सॉरी, यहाँ क्या बदल रहा है? प्रेशर तो फिक्स है ना, टेम्परेचर बदल रहा है, क्या बदल रहा है? V1 तो बदल रहा है, T1, और ये T2 दिख रहा है ना, प्रेशर तो फिक्स है। इस केस में आइए, फिर यहाँ प्रेशर फिक्स है, ये T3 V3, मान लेते हैं कुछ यहाँ है, अभी ये ना सोचेगा कि यहीं पे है, यहाँ है मान लीजिए V3, और ये भी थोड़ा सा पीछे है यहाँ पे, मतलब कहीं पे T4 V4। कुछ बात समझ में आ रही है? ध्यान सुनिए, अभी के लिए ऐसे आपको ग्राफ मिलते हैं इन फिजिक्स, कहाँ पे मिलते हैं? तो उसमें कुछ नहीं होता है, इसमें आप पहले देखेंगे कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है, क्या देखेंगे? तो ध्यान से देख, जब आप देखेंगे, अभी नहीं, अभी आप देख नहीं रहे, तो आपको 4 चीजें दिख रही हैं। एक तो पहला पाथ ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है, और लास्ट में ये चौथा दिख रहा है। जब आप कैरनॉट साइकिल पढ़ोगे, वहां पे आप साइक्लिक का यूज करोगे, क्या पढ़ोगे? कैरनॉट साइकिल पे आप इसका यूज करोगे। तो आप देखोगे ऐसा कहानी है, वहां पे 2 जगह पे वर्क डन आता है एडियाबैटिक, 2 जगह पे वर्क डन कैसा आता है? एडियाबैटिक, और 2 जगह पे वर्क डन आता है आइसोकोरिक। क्या आता है? आइसोकोरिक। आपको पता है टोटल वर्क डन हमें क्या करना है? जीरो। क्या करना है? जीरो। तो इन दोनों का सम W एडियाबैटिक प्लस W आइसोकोरिक, इन सबका सम क्या होगा? जीरो। कहने का मतलब है साइक्लिक प्रोसेस में एक से ज्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, बस शर्त यह है कि उन सभी के कार्यों का सम जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो। फॉर्मूला आपको वही रखना है, ठीक। एक थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक मारते हैं वर्क डन पे, सबके क्या करते हैं, वर्क डन कहाँ पे कैसे होता है। ओके, फिर से सुन लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इस साइक्लिक प्रोसेस में जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, समझ गई, सबका काम आप अलग अलग निकालेंगी। जैसे मान लो यहां से यहां चली, इतना काम, इतना प्रोसेस हमको दिखा एडियाबैटिक, क्या दिखा? एडियाबैटिक। फिर तुम यहां से यहां चली, ये काम तुम्हें दिखा आइसोकोरिक, क्या दिखा? आइसोकोरिक।
फिर तुम यहां से यहां चली, मान लो ये आइसोबेरिक, क्या दिखा, आइसोबेरिक। तो इन तीनों लोगों का काम, भाई इसका काम क्या होगा, डब्ल्यू एडियाबैटिक, कुछ तो होगा ना, मेरी बात सुनिए, जो भी आए, हम ये नहीं कह रहे हैं जीरो आए प्लस आए कुछ भी आए, कुछ तो होगा ना। और इसका काम आइसोकोरिक, सही, और इसका काम आइसोबेरिक। इन सभी का सम क्या होगा, जीरो। साइक्लिक की ये खासियत होती है। आई बात समझ में। अब वो आप देखिएगा कि आपको एग्जाम में कौन कौन से प्रोसेस दिया है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा चलते हैं बात, इसको बना लीजिए, इसको बनाइए जरा, बस ये लिखिए साइक्लिक प्रोसेस में, लिखिए इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस the sum of total work done, the sum of total work done is zero, is zero. For example, we have a process, हम एग्जाम्पल में लिखवा दे रहे हैं, वो आप ढूंढिएगा करिएगा, ठीक। We have a process in which there is three types of work done. There is three types of work done. There is three types of work done. That is adiabatic work done, adiabatic work done, isochoric work done, isochoric work done, isochoric work done हो गया, and isobaric work done, isobaric work done, then total work done, then total work done, total work done कैसे लिखाओगे आप, ऐसे लिखो W adiabatic प्लस W isochoric प्लस W isobaric, तीनों लिखिए और तीनों का सम क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। तीनों का सम क्या करेंगे आप लोग, जीरो। देखिए आपको तीन प्रोसेस दिया ना, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक, तो तीनों का W लिख करके क्या कर दीजिए, सम करके जीरो कर दीजिए। ओके, अभी आप 2 मिनट जितना हमने पढ़ाया पहले रिवाइज करिए। अभी इसके बाद टॉपिक होगा वर्क डन, इसके बाद टॉपिक क्या होगा, वर्क डन। जल्दी करिए, रिवीजन करिए। जल्दी पढ़िए, और जब हम पढ़ने कहें तो कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ने का मौका ये नहीं होता कि आप बात करिए। आपका मतलब ये कि आप पढ़िए जो डाउट हो, और जिसको भी डाउट होगा बाहर निकल के हमसे पूछ लीजिएगा। जो यहाँ क्लास में शर्मा रहा है वो किनारे पे आके पूछ लेगा, क्योंकि तुम लोग को भाई अपनी शर्म ज्यादा प्यारी है, नीट थोड़ी ना प्यारा है, डॉक्टर बनना थोड़ी ना प्यारा है। इसलिए जिसको डाउट होगा यहाँ नहीं पूछ पा रहे, बाहर आके पूछ लेंगे तुरंत, और जब हम पूछेंगे तो हमें रिप्लाई चाहिए। क्या कर रहे हैं हम लोग, अब पढ़ने चल रहे हैं, वर्क डन आ रहा है सब समझ में, अभी तो पता चल जाएगा। इतना आसान है थर्मोडायनेमिक्स से ये। जल्दी पढ़िए जल्दी। बेटा आज पढ़ लीजिए, कल हम क्वेश्चन कराएंगे पहले इन सारे टॉपिक के, क्योंकि एक क्वेश्चन कंफर्म, 1 से 2 क्वेश्चन एकदम कंफर्म इससे जितना अभी तक पढ़ा है, और वो हम PYQ ले आएंगे, करा देंगे तो तुम्हें पता ही चल जाएगा। आपके पास वो बुकलेट है क्या, फिजिकल वाली दीजिएगा। नहीं बुक नहीं, वो एक क्वेश्चन की बुकलेट लाया था वो कहीं से, फिजिकल की। ये करिए, आप पढ़िए पढ़िए, अभी भटकिए नहीं, पहले आप पढ़िए, जो हमने कह दिया वो करिए।
जल्दी पढ़िए, जल्दी, 2 मिनट। ओके, पढ़ोगे है नहीं, इसे हम ही पढ़ा लें, हमें पता है पढ़ोगे है नहीं तो हम ही पढ़ा लेते हैं। चालू करें लिखना। आइए इधर ध्यान सुनिए, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वर्क डन, ठीक। तो सबसे पहले बात करेंगे, कुछ चीजों का हमने वर्क डन एक्सप्लेन कर दिया, एडियाबैटिक का एक्सप्लेन कर दिया, लिखवा दिया ना, वो अभी लिखवाया है। अब यहाँ पे हम बेसिकली बात करें कि हम वर्क डन निकालते कैसे। तो ध्यान सुनिए, ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसके ऊपर लगा दिया हमने एक पिस्टन। क्या लगा दिया? पिस्टन, सही। अब आपको पता है कि अगर हम केस की बात करें तो जब हम देखें तो अभी इसका ये क्या है, इसका इनिशियल वॉल्यूम है कि नहीं। अब आज आप समझ जाएंगे कि क्यों माइनस में आता है, जो वर्क डन है वो नेगेटिव में क्यों आता है। अभी ध्यान सुनिएगा, ये आपके पास क्या है, आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है, क्या है, लिख दें क्या हम पूरा, लिख लीजिए चाहे, हाँ। अब ध्यान रखिएगा, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम, ओके, सही। आपने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, पिस्टन है ना, आपने क्या अप्लाई किया, प्रेशर। ये मान लो पिस्टन यहाँ आके रुका, कहाँ आ गया, आया ना। अब देखिए इसका वॉल्यूम क्या हो गया, V फाइनल, सही। किसी को डाउट है, हो तो बताइए, है किसी को? नहीं ना, इधर आइए। आपको पता है अगर हमें इसमें निकालना है किया गया कार्य, क्या निकालना है, किया गया कार्य। तो कार्य वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सही। फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट S। डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, S है। अभी देखो यहाँ पे आपने डायरेक्ट तो फोर्स लगाया नहीं है, यहाँ पे आपने किसके फॉर्म में बोला है, प्रेशर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लगाया है भाई, प्रेशर के फॉर्म में लगाया ना। चलिए प्रेशर और फोर्स का रिलेशन कोई बताएगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। भैया ये सब फिजिक्स नहीं पढ़ोगे यार तो फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे तुम लोग, फिजिक्स नहीं है तो फिजिकल केमिस्ट्री कहाँ काम कर रही है। इधर देखिए, प्रेशर क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी एक यूनिट एरिया पे आप जितना फोर्स अप्लाई करते हो वही क्या होता है आपका प्रेशर। ओके, आप सुनिए ध्यान से, आप परेशान नहीं हुए, धीरे धीरे रेगुलर रहिए क्लास में, धीरे समझ आने लगेगा। पहले दिन तो वही वाली कहावत, इतना खतरनाक टॉपिक पे तुम आके बैठी हो, वो भी एक टॉपिक छूटा पड़ा है सीधे सीधे। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या निकला, प्रेशर इनटू एरिया। क्योंकि भाई पिस्टन से हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, पिस्टन से हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर ही तो अप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या फोर्स की जगह ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम प्रेशर इनटू एरिया इनटू एस। एस इज डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है, फिर से सुन लो ध्यान से, यहां से आया है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, सही। इस फोर्स की जगह हमने क्या रख दिया, प्रेशर इनटू एरिया रख दिया। बोलिए भाई, सही। ये प्रेशर, ठीक, ये एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट। देखा जाए तो 3 डायमेंशन आ गई, और 3 डायमेंशन हमेशा वॉल्यूम बनाता है। क्या बनाता है, आपने पढ़ा ना, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, क्या बनाता है, वॉल्यूम ही तो भाई एरिया में क्या आ गया, लेंथ ब्रेथ आ गया मान लेते हैं, और इधर हाइट है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी थिकनेस, ये जितना भी मूव कर रहा है। तो ये आपका बन गया वॉल्यूम, क्या बन गया, वॉल्यूम। तो देखा जाए वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, पीवी आ गया ना, पीवी। बोलिए, यानी कि पहले सुनिए ध्यान से, इस जगह पे कार्य, इधर सुनो, अभी हम पूछ रहे हैं, इस जगह पे इसका कार्य होगा P और V इनिशियल, यही होगा
बोलिए। और इस जगह पे कार्य क्या होगा? P और B फाइनल। बोलिए। वर्क डन का फॉर्मूला PV, इस जगह पे PV इनिशियल और यहाँ पे PV फाइनल। तो बताइए चेंज इन वर्क डन कितना आएगा, मतलब कितना कार्य किया गया। भाई ये तो शुरुआत में था ही और ये करने के बाद पता चला हमको। तो ये जो बीच की बात है हमें यही तो फाइंड करना है। तो इस बीच की बात के लिए क्या करेंगे हम? फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम यहाँ लिखेंगे W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन। सही। फाइनल वर्क डन कितना है आपका? PVF माइनस ये क्या? PVI। अभी बात समझ में आई? अच्छा ये जो P है देखा जाए तो ये एक्सटर्नल प्रेशर है। क्या है? हम बाहर से तो पिस्टन से लगा रहे हैं, तो तुम्हारी बुक में इसके लिए एक्सटर्नल लिखा रहता है, किसी को डाउट तो नहीं होगा ना। तो देखो ये P हो जाएगा, ये VF माइनस VI और ये क्या है? एक्सटर्नल। हम लिख दे रहे हैं एक बार, यानी जो काम किया गया है, जो काम किया गया है वो काम कितना है? एक्सटर्नल प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर। यही है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जरा आप इधर नजर डालिए। आप देखिए VF जो है वो छोटा है, देखो कितना वॉल्यूम है। सही। और ये कितना है? बड़ा है। छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो साइन कैसा आएगा? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? फिर से सुन लो। इधर ये छोटा है ना, ये इतना ही तो है। देखो मान लेते हैं ये 2 लीटर है। कितना है? 2 लीटर है। और ये बड़ा है दिख रहा है, तो ये कितना है? ये 10 लीटर मान लेते हैं। चलो सही। आपको चेंज निकालना है, फाइनल माइनस फाइनल कितना है बेटा? 2 और इनिशियल, तो आंसर क्या गया? -8। कुछ दिखा? तो इसीलिए जब हम यहाँ वर्क डन लगाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? नेगेटिव का P एक्सटर्नल और चेंज इन वॉल्यूम। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तब होता है जब कंप्रेशन हो। शब्द सुनो, शब्द कंप्रेशन। कंप्रेस मतलब दबा दिया ना हमने, दबाया तो फाइनल वॉल्यूम कम हुआ। और अगर कंप्रेशन का उल्टा क्या होता है? एक्सपेंशन। क्या हो? तो कहानी पलट जाएगी। फिर 2 शब्द आए, खाली शब्दों से ही पूरी चीजें हो जाती है। पहला आया क्या? कंप्रेशन। क्वेश्चन हजारों बार पूछा गया है। कंप्रेशन पे आपका जो VF है दैट इज लेस देन VI। सही बात बोलो। कंप्रेशन पे आपका फाइनल वॉल्यूम कम होता है और इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होता है। यही तो बात लिखी है वहां पे। लिख लीजिए फटाक से, डालिए। अच्छा ये बचा हुआ ना, पहले ये भी तो लिखिए। पहले ये लिखिए, पहले ये लिखिए फट से, क्योंकि हमने इसको बहुत अलग तरीके से प्रूव करा है, वरना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये प्रूव होता है। हम खाली तुम लोग को बहुत इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में ना ले जाना पड़े, बस इसलिए यहाँ से हम लेके आए हैं। कुल मिला के आना चाहिए, दैट्स इट। पेपर होना चाहिए बस, रिजल्ट मैटर करता है। करिए, जल्दी करिए। सर एक बार झांक के जा चुके हैं बायो वाले, और तब मैं करा रही थी। जल्दी करिए आप लोग, टाइम ही कम पड़ जाता है हमेशा। हो गया? थोड़ा स्पीड में करो बेटा। आज तो फर्स्ट डे क्या?
एक दिन और आई थी, किस दिन? वो भी लास्ट टॉपिक था शायद ना, केमिकल बॉन्डिंग का। अरे नहीं सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग करेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर कर ला। हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट टॉपिक था वो। अब थोड़ा रेगुलर रहना पहले, ठीक। ये सारे फॉर्मूले खाली तुम नोट किए ना, कल जब हम क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें आएगा, ठीक। हम बताएंगे लगाना व लगाना। इधर आइए, कंप्रेशन में मैंने अभी आपको बताया, अभी मैंने यही तो कहा था, देखो इधर कंप्रेशन का मतलब है इनिशियल वाला वॉल्यूम क्या था, ज्यादा, कंप्रेस किया तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, कम। यही तो था, कंप्रेस मतलब दबा देना, प्रेशर लगाना बस, ओके। तो देखिए ये केस कंप्रेशन। एक्सपेंशन में लिखिए, एक्सपेंशन वो भी लिमिटेड, एक लिमिट तक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इस केस में अब उल्टा कहानी है, पहले क्या रहा होगा, कम, बाद में फ्री कर दिया तुम्हें हमने, फैल गए तुम, अभी छोड़ दे, देखो अब चारों तरफ फैल ही जाओगे। क्लासरूम से बाहर दो चार लोग टहल रहे होंगे, दो पेड़ के नीचे, दो उधर फैले ही रहोगे, ठीक है। तो इधर से ध्यान सुनिए, पहले इधर क्या होगा आपका, BF क्या होगा ज्यादा, और VI क्या हो जाएगा, ये केस नोट करते रहिए, कंप्रेशन और ये एक्सपेंशन, हाँ ठीक। अब इसमें आपको पता चल गया वर्क डन कैसा होता, माइनस P एक्सटर्नल, आप यही लिखे रहो डेल्टा V, और इसका क्या लिखेगा, P एक्सटर्नल क्या लिखेंगे, डेल्टा V, वर्क डन, ओके। सबसे खतरनाक केस और नीट में आया हुआ क्वेश्चन, क्या होगा जब फ्री एक्सपेंशन होगा, क्वेश्चन क्या बोला हमने, फ्री एक्सपेंशन, कोई लेवल नहीं है प्रेशर का, एकदम फ्री, जाओ जो मन करे वो करो। क्या डॉक्टर बनोगे? नहीं बनोगे, काम जीरो हो गया, काम क्या हो गया, जीरो। सुनो, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सटर्नल प्रेशर ही खत्म हो गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है यहां से भैया, एकदम फ्री, तो क्या एक्सटर्नल प्रेशर कुछ बचा, यही कारण ही पूछा गया है कि ऐसा क्या होता है फ्री एक्सपेंशन में कि कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो एक तो आइसोकोरिक प्रोसेस, काम क्यों जीरो था, वॉल्यूम की वजह से, और यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन में P एक्सटर्नल जीरो, इसलिए वर्क डन जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। अच्छा, ये सारे केस तब लगेंगे जब आपका जो प्रोसेस हो वो इरिवर्सिबल हो। क्या हो, प्रोसेस कैसा होना चाहिए, इरिवर्सिबल। कहने का मतलब अगर A से B बन रहा है तो B से A नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ की लिमिटेशन जाएगी कहाँ, इक्विलिब्रियम में। कहाँ जाएगी, आपने दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक बार रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनेगा, अंडरस्टैंड। लेकिन इक्विलिब्रियम में क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो अब कहानी ये आती है, क्या होगा अगर रिएक्शन, ध्यान सुनिए, या सिस्टम रिवर्सिबल काम कर रहा हो, क्या हो, यही सेम कहानी हो और सिस्टम कैसे काम कर रहा हो, रिवर्स, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, दोनों कहानी हो रही हो। तो याद रखिएगा, रिवर्सिबल के केस में वर्क डन आपका होता है nRT ln V फाइनल माइनस V इनिशियल। वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी करिए, W इज इक्वल टू nRT ln P इनिशियल अपॉन P फाइनल, ये नोट कर लीजिए। प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, तो अगर वॉल्यूम दिया हो तो ये कहानी, अगर प्रेशर दिया हो तो ये कहानी। यहां से थोड़ा सा और देख लेते हैं, W इज इक्वल टू ln को लॉग में बदलने के लिए क्या करते हैं, 2.303 से, तो 2.303 nRT log V फाइनल और V इनिशियल, ठीक। ये सिस्टम
पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तब की बात है। ठीक है, दूसरा इधर आ जाइए, 2.303 RTN लगा लीजिएगा, लॉग प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल। ओके, इतने कौन से अगर, और ये वाला केस नीट में जबरदस्ती बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि तुम गलती कहाँ करोगे। पूरे बच्चों को वो P डेल्टा B वाला रटा रहता है। और अभी जो तुम्हारी बुक उठाई थी उसमें पहला ही क्वेश्चन दिया है कि एक सिस्टम है, उसमें काम हो रहा है और वो रिवर्सिबल है। शब्द क्या बोला है? तो अभी सुनिए, कल कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, कल हमने जितना आज पढ़ा है पहले उसका पहले क्वेश्चन करेंगे। अभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, वो देख लेना, अगर ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम कहीं भी मतलब हिंट मिल जाएगा, कल हम क्वेश्चन कराएंगे। ओके, कल आप लोग थोड़ा इसको पढ़ के आइएगा, कल ही फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, बस हम क्वेश्चन करा देंगे। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए।